सर इतने सालों में जो है ये भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर नहीं हो सके, जो कि हो जाने चाहिए थे इतने इतने सालों में, यानी। और अगर जब तक इंडिया के साथ टर्म्स ठीक नहीं होते तो हमें तो यही डराया जाएगा ना, भारत हमला करने वाला है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। लेकिन जो जैसे मैंने दोबारा वही कहूंगी कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप वीजा लें किसी एक कंट्री का ले लें तो आप सब में ही तकरीबन जा सकते हैं, शेंजन वीजा की बात कर रही हूँ मैं। तो जी। इसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया में आता जाता है तो वो तो एक लिमिटेड आपको 4-6 शहर बता देते हैं कि बस यहीं जा सकते हैं, और वो भी वीजा हमें नहीं मिलता। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि अभी तक हम लोग कश्मीर डिस्प्यूट हल नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि हम उस तरह से नहीं रह पा रहे अच्छे पड़ोसियों की तरह। बेशक वो अपना काम करें, हम अपना जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन आपस में जो मुसलसल क्लैशेस चलते हैं वो भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं ना इकोनॉमी को, दोनों कंट्रीज की। नहीं देखिए, क्लैशेस चलते नहीं है, मैं आपको बताऊं, पहले तो ये समझिएगा, क्लैशेस एक तरफा है। आ, असल में होता क्या है कि बात है सारी नीयत की, कि आप अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और ये आपकी एक तरफा नीयत ही नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा तो तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी मुल्क पर मुदाखलत नहीं की, हमला नहीं किया। तो और हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है किताबों में, और जो मंजन और चूरन बेचा जाता है कि गाड़ी जो चल रही है वो अभी तक उस नाजुक मोड़ से गुजर ही नहीं पा रही। 72 सालों में वो इतना बड़ा नाजुक मोड़ आया हुआ है कि हम बड़े हो गए और वो नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं आज तक। तो और हिंदुस्तान को एक हवा बना के पेश किया जाता है ताकि वो वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग क्रिएट की जाए, कि जिसकी बुनियाद पे आप अपने फंड्स जो है वो उसको जस्टिफाई कर सकें। दूसरी बात यही कि जो नीयत की बात जो है ना, दोस्ती और अमन और मोहब्बत की, जो अमन और आश्ती की बात है, वो बेसिकली उस सूरत में होती है जब आपकी आप बातें तो करें प्यार मोहब्बत और दम दुरूद की, और आपकी जेब में बम और बारूद हो, तो फिर बातें कैसे हो सकती हैं। और हिंदुस्तान का भी यही मौकिफ है कि देखें, ये लिप सर्विस जो है ये बहुत हो गई है। आपने बातें बहुत कर ली हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, फनकारों की डिप्लोमेसी करके देख ली आपने, लेकिन साथ साथ जो है वो आपकी तरफ से जो वो नॉन स्टेट एक्टर के नाम पे आपके असली एक्टर आ जाते हैं कभी कभी वहाँ की इंडस्ट्री में, वो बंद करें। पहले आप पहले अपने अफेयर्स को करेक्ट करें। पहले उन जो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दों को पनाह मिली हुई है उनको एक्सपोज करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने धमाके किए, जिन लोगों ने ताजमहल में दहशत गर्दी आतंक फैलाया, भारत में 8 मुख्तलिफ ऐसे आतंक के जो है वाकयात हो चुके हैं और कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। तो उस इन चीज़ों को बंद होना चाहिए, और हमने देखा कि इसमें बेहतरी तो आई है बहरहाल। अब आपने भी देखा होगा कि जब से ये आर्टिकल 270 एब्रोगेशन वगैरह हुआ है, श्रीनगर भी पुरअमन हो गया है। अब वहाँ भी लोगों ने 15 अगस्त पहली मरतबा आज़ादी से मनाया, खुशियाँ मनाई, लोग बाहर निकल रहे हैं। मुसलमान बच्चे बच्चियों को सरकारी अफसरशाही में जॉब्स मिल रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं। तो वहाँ बेहतरी आना शुरू हुई, ताकि ये चीज़ें जब रुकेंगी, ये आतंक रुकेगा, तो उसका अगला कदम दोस्ती और प्यार होगा। और वो प्यार उस वक्त होगा जब वाकई दिल से आप नियत कर लेंगे कि बहुत हो गया, लड़ाई वड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, लिहाजा अब बात करते हैं सही मानों में प्यार की, तो फिर आप यकीन करें खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे तो ये बताया जाता है कि वहां पे जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, और बहुत टाइम से, यानी तकरीबन कई महीने हो गए वहां पे कर्फ्यू है, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और अगर वहां पे कोई किस्म की एक्टिविटी होती है, जैसे कि इंडियन मीडिया और सब लोग कहते हैं कि टेरर एक्टिविटी कहलाती है, और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया, उस पर यहाँ पे बताया जाता है कि वो वहीं के लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो निकल कर आए, उनके बाप दादा सब वहीं पैदा हुए होते हैं, वो एक मतलब वो डिटेल्स भी एक आ जाती हैं। तो फिर किस तरह से ये बात मानी जाए, और दूसरा पाकिस्तान को फायदा क्या होगा ये सब कुछ करके, अगर बकौल आपके अगर पाकिस्तान ये करे तो। नहीं देखिए, ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको मैं कैसे डिनाई कर दूं कि वहाँ पे हमारी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे एजेंसियों ने लोग नहीं भेजे। मतलब ज़ियाउल हक से लेकर और जमात इस्लामी के जो फ़िदायीन और मुजाहिदीन जाते रहे, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिसको मतलब मेरे कहने और आपके कहने से जो है हम इसको झूठ मान लें। रही बात कि वहाँ पे कर्फ्यू की, देखिए बाज़ औक़ात कर्फ्यू और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो वहाँ के शहरियों की हिफाजत के लिए भी लगाए जाते हैं। क्योंकि जब आप शरारत कर रहे होते हैं, जब आपके अंदर शरीर अंसर मैनस अंसर मौजूद होता है,
तो उनसे बचाव के लिए अपने ही व्यक्तियों की, अपने ही शहरियों की बचाव के लिए आपने वहाँ पे एक तरह का निज़ाम बनाया, और उस निज़ाम में वो खुश हैं क्योंकि अब वो सुकून का, सुख का सांस ले रहे हैं। अब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जी अब हमारे कोई यहाँ पे आके अचानक से इस कोने में बम नहीं फट जाएगा, यहाँ पे आईईडी नहीं फट जाएगा, यहाँ पे कोई कलाशनकोव का बर्स्ट नहीं आ जाएगा। तो आपने देखा कि उससे बेहतरी आई। बिलाशुबा इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के लोग ही जो है वो इस अफरा तफरी का जिम्मेदार थे, लेकिन वो बहुत मुट्ठी भर लोग थे। और उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, उस पर मैंने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम भी किया है कि वादी कश्मीर के अपने अपने बजाते खुद बहुत मसाइल हैं। जितनी करप्शन हमारे बर सग़ीर में और तीसरी दुनिया में होती है, वो भी कश्मीर भी उसी करप्शन, भ्रष्टाचार का हिस्सा बना रहा है काफ़ी अर्से तक, और उसकी वजह से वहाँ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। और उन नाइंसाफ़ियों की वजह से वहाँ का नौजवान जो है वो क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ने के बजाय पत्थर पकड़ लेता था। वहाँ पे लोगों के हाथों में कलम के बजाय वो महसूस करता था कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं आज जाके बाजार में पथराव कराऊं। लेकिन अगर वहाँ की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करते हैं केंद्र की सरकार, और वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बिजनेस आता है, टूरिज्म आता है, तो आप देखेंगे कि ये सब जो है माजी गुज़िश्ता की बात हो जाएगी और सारे लोग वहाँ पे खुशी से रहने लगेंगे। तो वो जो इंटरनल एक डिसप्लेजर है, एक ऐसी सोच है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वो ख़त्म होने की ज़रूरत है, जो कि फेलियर रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ अभी भी अमित शाह और मोदी साहब की सरकार जो है वो इस पर इतनी तवज्जो शायद नहीं दे रहे हैं। वो उनकी जो प्रायोरिटी है वो शायद अमन है, उनकी प्रायोरिटी है कि ये आतंकवाद ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी उनको जो असल चीज़ है वो ये सोचनी होगी कि ग्रोथ कैसे की जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की जाएंगी, वहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाएंगी, और साथ साथ इंसाफ। अब जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वहाँ की मुसलमान आबादी के साथ इंसाफ, ये देखें कि वहाँ की हिंदू आबादी के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ पे पंडितों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। उस सब को जो ये अरसे दराज से मसले मसाइल चले आ रहे हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। मैं समझता हूँ ये आतंक का तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा जल्दी, और हो चुका है। लेकिन ये दूसरा जो चैप्टर है, ये मेरे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और एक चैलेंजिंग बात है सरकार के लिए भी। मेरा अगला क्वेश्चन उसका यही है आपसे कि सर, अगर ये सब कुछ ना होता, अगर ये लड़ाई झगड़े ना होते, ये टेंशन ना होती आपके हिसाब से, तो दोनों कंट्रीज जो है वो कहाँ तक हम प्रोग्रेस कर सकते थे? किस किस फील्ड में तरक्की हो सकती थी? पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता था, भारत भी बहुत आगे जा सकता था। लेकिन क्योंकि हम ज्यादा टाइम इसी में लगा देते हैं कि इंडिया ने ये किया और वहां से पाकिस्तान ने ये किया, तो कुछ और नहीं कर पाते, ना एजुकेशन फील्ड में, ना हेल्थ में, ना किसी और में। तो फिर हम ये देखते हैं कि हुआ क्या हिंदुस्तान में। अगर आपने देखा होगा कि डे वन से लेकर और आज तक डेमोक्रेसी रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स गई हैं, अपोजिशन रही है, अपोजिशन का एक डेमोक्रेटिक रवैया रहा है। उन्होंने किसी भी दीगर रियासत में इंटरफेरेंस नहीं की। उन्होंने अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। उनकी फ़ौज ने जो है, उनकी सेना है, उन्होंने कभी भी अपने आप को आइन से ऊपर नहीं समझा, और उन्होंने एक नौकर की तरह एक सरकार की खिदमत की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो डे वन से आपके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को सरेआम गोली मार दी जाती है। आपके बाबा कौम की बहन, मादर मिल्लत जिन्हें कहा जाता है कौम की, उनको अयूब खान ने उनके साथ जो सलूक किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उन तक को गद्दार करार दिया गया। उसके बाद मुतवातिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाने के नाम पर, इस्लामी ममालिक की उम्मा का लीडर बनने के नाम पर, इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के नाम पर लोगों के जज्बात से खेलकर यके बाद दीगरे जनरल आते गए और 8-8, 9-9, 10-10 साल हुकूमत करते चले गए। यानी कि अगर आप देखें कि 72-73 साल में 34-35 साल आपकी ऊपर फौज काबिज रही है, तो आपका आइन आपको कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे पाया। तरक्की कहाँ से होती? तरक्की इस वजह से नहीं हुई कि आपकी जंगें चल रही हैं। आपने तो अपनी इकोनॉमिक, आज जो कि दुनिया में एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पे बांग्लादेश एक मॉडल लेके आ रहा है, आपने उसको ही खो दिया। आप तो एक बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे आ गए कि जहां आप अपना वतन खो रहे हैं और दूसरे वतन को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं। हज़ारों मील दूर फ़लस्तीन की बात करते हैं, अपने बलूचिस्तान को बचा नहीं सकते हैं। अपने सिंध में जो है शोरशों को आप रोक नहीं सकते हैं। अपने ही लोगों को, सिंधी दानिश्वरों और उनकी औलादों को आप उठा के गायब कर देते हैं।
बलोच स्टूडेंट को, हयात बलोच को आप उठा के जो है 8 गोलियां मार के, हथकड़ी पहना के उसको 8 गोलियां मार के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये एक हादसा हो गया था। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो फॉल्ट लाइन कहाँ है ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानती हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। लेकिन इससे पहले जो आपने बात की ना, जर्नलिस्ट बात नहीं करते हैं, मीडिया बात नहीं करता है, उसकी वजह क्या है कि यू आर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। 72 साल से यरगमाल हैं आप, और जो हॉस्टेज होता है उसको बोलने की इजाजत नहीं होती है। उसके मुंह पे आपने देखो ना, फिल्मों में टेप लगा देते हैं, तो वो हमारे ऊपर टेप लगा हुआ है वहां पे, वो टेप उतरेगा नहीं। अब जो दो चार छोटी मोटी आवाजें उठती हैं, कभी मैं बोल देता हूँ, कभी आप हैं, कभी हमारे दीगर दोस्त हैं बोलते हैं, तो उनको फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि जी इनकी तो बात ही नहीं सुने, ये तो मुहब्बे वतन नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन यही लोग हैं, क्योंकि इनके दिल में फिक्र है लोगों की, इनके दिल में फिक्र है अपने उस मुल्क की जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ का उन्होंने पले बड़े, उस धरती से उनका ताल्लुक है। हाउ कैन यू यू नो लाइक आइसोलेट पीपल लाइक अस जस्ट टू मेक श्योर कि आप जो है आपकी रियासत और आपकी बादशाही चलती रहे। तो ये एक अलमिया है जिसको मतलब हमें तारीख नहीं पढ़ाती है, और जो आपको मालूम है कि जब हम तारीख से सबक नहीं सीखते तो जोग्राफिया चेंज हो जाता है, और वही हुआ फिर। लेकिन सर इंदिरा गांधी जी के जमाने में थोड़े थोड़े टाइम के लिए इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, लेकिन उसके बाद वाकई आप सही कह रहे हैं कि वहां पे कभी नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आई, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, तो वो चल नहीं पाई, बहुत फेलियर रहे उनके साथ। और अगर कोई डिक्टेटरशिप आई, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की ही क्यों ना हो, आपने देखा होगा, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से सही, लेकिन इकोनॉमी भी स्टेबल हो जाती है, सारे इदारे भी ठीक हो जाते हैं, बहुत अरसे तक डॉलर भी एक ही जगह पे रहा। तो ऐसा कैसे कर लेते हैं ये लोग? देखिए एक जैसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल बाज़ इंसान को ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो हमने ये किया है जो कि आज कर रहे हैं कि सऊदी अरब का 1 अरब वापस करने के लिए चाइना से 1 अरब रुपये पकड़ लिया और उनको वापस कर दिया। और ये इस तरह से एक म्यूजिकल चेयर के ज़रिए हम इस खेल को जारी रखे हुए हैं। और आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेडियम है और इसकी एक ऐसी पिच है कि जिसपे और कोई खेले ना खेले, खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल लेते हैं। और इसीलिए उनको शायद जो अभी हमारे नादीदा हाथ हैं, अनसीन पावर्स हैं, उनको ये लगा कि खिलाड़ियों को जो है ना वो लाया जाए मैदान में और उतारा जाए। तो इसके लिए उन्होंने इमरान खान का सिलेक्शन किया, और अब हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भी जो है वो कसरत कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कभी शाहिद आफरीदी को एक लिटमस टेस्ट के तौर पे लाया जाता है, कभी शोएब अख्तर को लाया जाता है, फिर बीच में कभी कभी जावेद मियाँदाद को भी छोड़ दिया जाता है। तो भाई मैं तो कहता हूं कि अगर भाइयों आप लोगों में से और भी कोई हॉकी का खिलाड़ी है, स्क्वाश का खिलाड़ी है, इवन गिल्ली डंडे का भी खिलाड़ी है, वो भी आ गया है, उसको भी एक मौका दो, क्योंकि जब सभी खेल रहे हैं पाकिस्तान से तो आप भी खेलो।